कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरों लोगों के लिए वही चीज़ें जान से ज़्यादा प्यारी होती है। ऐसे ही एक चीज़ की पता मुझे उस समय हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई हुई थी और अरबी औरतों को खुद यह करते हुए अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम गरिमा है। मेरी शादी के एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था। शादी के समय वह अपने देश आया था और यह रिश्ता एक जानने वाले से कराया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरा शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे सामान बांधने का कहा क्योंकि उसके वापसी का समय आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। तभी तो हमारी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था और मेरा पति विवेक मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मजबूरी है, मेरा वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वैसे तो मैं 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला ली है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान पैक करने का कहकर विवेक बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो इतनी सारी फिटकरी है, इसका भला आपको क्या काम? और इससे तो आपका सामान में वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी पड़ने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है जैसे साफ़ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जाते हैं? मैंने अपनी समझ से हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही पानी के जग में फिटकरी घुसाकर निकाल लिया करती थी। हमारे एरिया में गंदा पानी आया करता था। मम्मी कहती थी कि ऐसा करने से पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मेरी बात सुनकर विवेक हंस पड़ी। कहने लगे, यह तो हमारे इलाकों में पानी साफ़ करने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती है, वहाँ तो एकदम साफ़ पानी पीने के लिए मिलता है। सऊदी अरब की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब की औरतें फिटकरी को ख़रीदने के लिए तड़पती है। लगभग हर सऊदी अरब के घर में मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापसी पर फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। विवेक की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी मौजूद होती थी, लेकिन इस समय मेरी समस्या फिटकरी नहीं थी बल्कि विवेक से जुदाई थी। मैंने उसके सामान में फिटकरी रखती थी। मैंने रोते हुए विवेक से कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे भी अपने पास बुला लेना। मेरा आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का समय भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मेरे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता देखकर विवेक कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलवाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी यह सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कुछ और रास्ता ना था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी और ड्रामेबाज बता दिया था। उसका कहना था कि मैं भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ। खैर, विवेक मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता, उनकी माँ फ़ोन पर उसने मेरी ना जाने कितनी बुराइयाँ करती है। वह उन पर बातों से तंग आ गए थे। विवेक भी मेरा बिना तड़प रहे थे। वह रोज़ फ़ोन मुझसे बात करते और कहते, गरिमा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल दिल में गुदगुदी करते हैं, लेकिन अगले ही पहले दिन को उदास बना देते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके हैं। उन्होंने मेरे पेपर भी भेज दिए हैं। यह सुनकर जहाँ मैं खुश हो गई थी, वह मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने विवेक से पूछा, क्या आपके लिए भी कोई सामान लेकर आऊँ? विवेक ने मुझे भी अपने साथ एक 15 किलो फिटकरी लाने का कह दिया। यह सुनकर मैं हैरान हुई कि अभी कुछ ही समय तो विवेक 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान पहले भी अच्छा खासा था, ऊपर से 15 किलो फिटकरी और रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वजन से पैसे चुकाने पड़ते
और मैं सोचने लगी कि पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का क्या, यह सऊदी अरब को औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतना सारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे के सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर विवेक को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही थी। मगर मेरे पति ने मुझे पहला सवाल यही पूछा था, तुम फिटकरी लेकर आई हो ना? उसके यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की चिंता थी, जबकि मैं इस मिलन के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी की थैली निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन न जाने वह किसको दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। मुझे इस बारे में सवाल पर पूछने का मौका ही ना मिला, और फिर मैं बाद में भूल गई थी कि वह फिटकरी का आखिर करते क्या हैं। आखिर विवेक, तुम फिटकरी इसको देकर आए हो। मैं विवेक की संगत में यह सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि विवेक ने मुझे अपने पास बुला लिया है। एक महीने में अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा गुजारा था, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरा पति कहने लगे, अब तुम्हें यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। विवेक की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा, यह आप कैसे बातें कर रहे हैं? आपके बगैर वहाँ मेरी क्या ज़िंदगी है? मैं तो अपने सब और रिश्तेदारों को कह आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे कि वहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे। मुझे अपनी माँ बहनों का खर्चा भी उठाना है। मेरे माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही है, और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्चे हो जाते हैं। मैंने नाराज़गी से कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर मैं यही कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब तो तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर विवेक कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैं विवेक से कह दिया, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। विवेक को मेरी बात मजाक लगी थी, लेकिन मैं आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर का काम तलाश कर लिया था। इस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर हिंदुस्तानी परिवार रहते थे, और इस समय मेरी जान पहचान कराने वाले मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतें ने मुझे अपना घर खाना पकाने के काम पर रख लिया था। मेरी जान पहचान वाली फैमिलीज ने मुझे बताया कि अरबी लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं, और भारतीय औरत को खाना पकाने के लिए रखना उनकी सबसे पहली पसंद होती है। और 2 घरों के साथ एक साथ काम करने पर मेरी खुशी की कोई हद ना रही थी। मुझे सिर्फ खाना पकाने के लिए अच्छे से खासे रियाल मिल रहे थे, जिसमें आसानी से अपने पति के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्सेज भी कर लिए थे, जिसमें अरबी और तुर्की खाने भी सीखे थे, और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे पति विवेक घर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों ने घर पर खाना पकाने के लिए रख लिया है, तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की अनुमति नहीं दे सकता। विवेक ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। विवेक की बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा आंसुओं ने विवेक के दिल को मोम कर दिया। अब खुद भी विवेक मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वो मजबूरन वापस भेज रही हैं। मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचाया कि विवेक ने मुझे काम करने की अनुमति दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब मैं विवेक के साथ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी में विवेक के गले से अपनी बाहों को डाला और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन विवेक दस्तक जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें दिलासा दिलाया कि उन्हें जाते ही घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए, और फिर मेरी पड़ोसन मुझे अरबी औरतों के घर ले गई। घर किया थे, आलीशान महल थे, तो मैं देखकर हैरान रह गई थी। दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और मिलनसार तबीयत की थी। उन्हें हिंदी और समझ आती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। उन्होंने इशारे में मुझे समझा दिया कि उन्हें किस तरह खाना पका कर दूँ। और पहले ही दिन मैं किचन में एक अजीब बात देखी थी। एक बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के
टुकड़े पड़े हुए थे। फिटकरी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरा पति और मैं भी तो इंडियन से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने उस फिटकरी का क्या किया था। अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या काम करती हैं? लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद कितने भी नौकर थे यह सब कुछ अरबी थे। यहाँ इंग्लिश के सिवा किसी को भी हिंदी नहीं आती थी और विवेक पहले ही बता चुके थे कि इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि अरबी औरतें फिटकरी का क्या काम करती है। मैंने इन्हीं सोचों में 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया। फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ पे मैं बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके किचन में भी तो पहले वालों से भी ज़्यादा फिटकरी थी। अब तो मेरे अंदर एक उत्सुकता जाग उठी थी कि आखिर यह माजरा क्या है। हिंदुस्तान में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दूसरी अरबी मालिक किचन में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया था। पता नहीं उनके कौन सा तेल मिलाया था, मुझे मालूम ना हो सका। इसका अंदाज छुपने वाला था, जैसे वह नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर वह मैं जोर भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी और मेरा पहला दिन था बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फ्री हो गई थी और विवेक के घर लौटने से पहले ही घर वापस लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ था। शाम को विवेक घर आए तो मेरे ढेर सारे सवाल पूछ लिए। मैंने उन्हें दिलासा दिलाया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। वह चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपनी माँ के पास भेज सकते हैं। मुझे बस आपका साथ चाहिए, मैं आपके साथ कैसे भी गुजार लूँगी। मेरी बात पर विवेक हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही हूँ। विवेक रात को खाने के बाद मुझे घूमने के लिए बाहर लेकर गए। यह पहली बार था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरे सर पर यही तलवार लटकी हुई थी कि विवेक मुझे वापस भिजवा देंगे। विवेक मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकान थी और यहाँ तो हर औरत के ढेर सारा सोने पहने हुए थे। मैंने कभी किसी औरत को भले आम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यह नहीं समझता था कि सऊदी अरब में रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह सब कुछ देख रही थी। तभी मुझे खरीदारी करवा कर विवेक का एक दोस्त मिल गया। वह ऑफिस का ही था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। उन औरत ने बहुत ही मिलनसारी का इजहार किया और जब उन्हें पता चला कि मैं सऊदी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में आई हूँ तो उन्होंने मुझे और विवेक को अपने घर अगले दिन रात को खाने पर बुला लिया। वह लोग भी अरबी थे, लेकिन उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी और लोगों से बहुत ज़्यादा जोर डालने पर विवेक ने यह दावत स्वीकार कर ली थी। मैं इस दावत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन यहाँ आकर किसी के घर दावत पर मैं पहली बार जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। विवेक कहकर गए थे कि वह जल्दी ही काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए चलेंगे। विवेक के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारी सी बेटी थी, जिसे देखते ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। विवेक के दोस्त की पत्नी का नाम सलमा था। वह किचन में खाने की तैयारियां कर रही थी। मैं भी उसी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुरा कर कहने लगी, भाभी आप बैठे जाएं, मैं बस खाना तैयार करके आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद करवा दूँ और फिर मैं उसकी मदद करवाना शुरू कर दी। लेकिन इस समय मेरी नज़र पर एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थैली पर पड़ गई। एक बार फिर मेरे दिल में यह सवाल उठा कि आखिर ये अरबी औरतें इसका करती क्या हैं। मैंने सोचा कि इस फिटकरी का राज सलमा से पूछ लेती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालिक ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी का तेल में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। सलमा का ध्यान खाना पकाने की तरफ था। अब मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि यह फिटकरी का यहाँ क्या काम है और क्यों रखी है, और इतनी सारी फिटकरी का आप क्या करेंगे। मेरी बात सुनकर सलमा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी की थैली उठाकर कैबिनेट के रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना बनाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई,
क्योंकि दोबारा पूछना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही। हम उन लोगों ने अनुमति लेकर वापस घर आ गए थे, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। विवेक ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैं विवेक की सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालिकों के घर पर फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज सलमा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर अरबी औरतें करती क्या हैं? मेरी बात सुनकर विवेक हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह से जम गया था। उन अरबी औरतों के घर खाना पकाने में अब आदत सी हो गई थी। मेरे माँ बाप अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब से मैं विवेक के पास आई थी, मेरी माँ को सुकून हो गया था कि मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता था। यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं सऊदी अरब जाकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापसी की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालिक ने मेरा ख्याल रखी थी। मेरे खाने की बहुत तारीफ़ें करती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता था। 3-4 तरह के खाने थोड़े थोड़े मात्रा में पकाने होते थे। कुछ दिन गुजरने के एक दिन विवेक दफ्तर से लौटे तो मेरे हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बता देता हूँ। लेकिन अरबी औरतें यह नहीं चाहती है कि यह राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का यह इस्तेमाल उनके पुराने ज़माने से चला आ रहा है और वो इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहती है। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। विवेक की बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर इस फिटकरी को ऐसा भी क्यों किया जा सकता था जो इस कदर छुपाने वाली बात है। विवेक कहने लगे, हर जगह की अपने रस्म रिवाज होते हैं और इस तरह हर जगह अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीज़ ऐसी देखी है जो हिंदुस्तान में नहीं होती, और जो हिंदुस्तान में होती है वह यहाँ नहीं होती। इसी तरह फिटकरी का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया जाता है वह बिल्कुल भी अलग है, जबकि अरबी औरतें इसमें बिल्कुल अलग अलग का फ़ायदा हासिल करती है, जो हैरान कर देने वाला है। और अगर हिंदुस्तान औरतों को इसके बारे में जानकारी हो जाए तो हर घर में यही फिटकरी का ढेर नज़र आने लगी। मैंने विवेक को घूर कर देखा और कहा कि अब बता दें और कितनी पहेलियाँ बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर विवेक ने मुझे एक ऐसी राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। अपनी 22 साल ज़िंदगी में मैं अब तक का फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से विवेक से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? विवेक कहने लगे, हाँ बिल्कुल, यह बात मैंने अपने एक अरबी दोस्त से पूछी है और उसने मुझे यह सारी बात बताई है। मेरे ये दोस्त वही है जिसे मैं हिंदुस्तान से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। मेरे पति विवेक ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक ख़ास तरह का तेल तैयार करती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से तैयार कराना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ और सामान मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। इस तेल को लगभग 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी के तेल में कोई दिन के लिए कुछ रख दिया जाता है। उसके बाद रोज़ रात को तेल वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात को ये तेल अपने पेट और नाभि पर लगाते हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बहुत ही होनहार बच्चा पैदा होगा। जो अरबी औरतें पूरी लगन से फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल करती है, उन्हें बेटे की पैदाइश होती है। इस बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी और मैं सोच में विवेक ने ठीक कहा था कि अगर हिंदुस्तान औरतों के बारे में पता चल जाता तो सबकी सब औरतें इसी टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे यह सब समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाती क्यों हैं। मेरी बात सुनकर विवेक कहने लगे, हर किसी को अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना ही नहीं चाहती कि वह बच्चा पैदा करने के लिए यह टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है किसी को बताने से उनका टोटका खराब हो जाएगा। विवेक की बात सुनकर मैं अफसोस भरे शब्दों में कहा, मेरे पास तो अब फिटकरी ही नहीं थी और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर विवेक हंस पड़े और कहने लगे, मुझे इस बच्चे की इच्छा है, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विवेक की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें बेटी की इच्छा जाहिर नहीं की थी।
मैं अभी उन दोनों घरों में काम कर रही थी कि कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिनें प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रखने लगी थी और हैरत की बात यह थी कि मेरे दोनों मालकिन ने ही बेटे को जन्म दिया था। शायद उनका बनाया गया तेल सच में कारगर था। कुछ ही दिनों में भगवान ने मुझे भी खुशखबरी दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी भगवान ने मेरी झोली में बेटे की खुशी डाल दी थी। बेटा या बेटी यह सब भगवान के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर टोटके करते रहते हैं। अरबी औरतें भी ऐसे ही टोटके के चक्कर में फंसी रहती है। मैं यह बात तो नहीं जानती कि कितनी अरबी औरतें इस फिटकरी और तेल के टोटके से जानकार हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए यह ऐसे ही टोटके का इस्तेमाल करते हैं, या अपने आसपास किसी और बेटे की इच्छा में इस तरह के जादू टोने टोटके या बाबाओं के पास जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर।